Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Shrivastava. As you know, we have started a series on Mission MPPSC. This is lecture number 2. In this lecture, we will talk about the important questions that must be asked in the upcoming MPPSC examination. So these are the most expected questions that will be asked in the examination. So let's start with our lecture. The first question of today's Mission MPPSC is, who among the following nationalists gave the safety valve theory? हम ऑलरेडी एक लेक्चर और कवर कर चुके हैं, आप उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें एमपी की सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। एमपी का करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडिया की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट कि हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट गिव द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, कि किस नेशनलिस्ट ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कही जाती है। तो किस नेशनलिस्ट ने ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को कहा था, जिसमें आरपी दत्त हैं, लाला लाजपत राय हैं, जी के गोखले या फिरोज शाह मेहता। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एक तरीके से एक थ्योरी थी जिसके रिकॉर्डिंग बोला गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम ने जो फॉर्म किया था वो एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व था। 1857 के रिवोल्ट जैसी कंडीशन ना हो तो एक सेफ्टी वॉल्व रहे उनके हाथ में, तो इसलिए उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कर दिया था। तो ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ये थ्योरी दी थी और ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय, जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में बिलीव करते थे। एंड देयर इज अ थ्योरी दैट ह्यूम फॉर्म द कांग्रेस विद द आइडिया दैट इट वुड बी प्रूव टू बी अ सेफ्टी वॉल्व। और उनका कहना था कि जो एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया है वो इंडियन के फेवर्स में नहीं, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया है फॉर रिलीजिंग द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ द इंडियंस, कि धीरे धीरे जो इंडियंस के अंदर डिसकंटेंट पैदा हो रहा है उसको वो आसानी से कंट्रोल कर सकें। टू दिस एंड ही कन्विंस्ड डफरिन नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, और इसी के कारण उन्होंने डफरिन को मना नहीं किया कांग्रेस बनाने के लिए। और मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस हाउएवर डिस्प्यूट द आइडिया ऑफ सेफ्टी वॉल्व, लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस के इसके ऊपर अलग अलग व्यूज हैं। इन देयर ओपिनियन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट द अर्ज ऑफ एलाई कॉन्शियस इंडियंस टू सेट अप अ नेशनल बॉडी टू एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ द इंडियन। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाना एक ये अर्ज था कि इंडिया का जो है एक तरीके से वहाँ पे एक डोमिनेंट स्टेटस हो और उनका जो एक्सप्रेशन हो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड जो इंडियंस की है उनको रिप्रेजेंट किया जा सके। तो ये लाला लाजपत राय की थ्योरी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखेंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वैसे 2014 से नीति आयोग बन गया है, लेकिन आपका इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कि इट इज़ अ फॉलोड टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच शो करता है। इट हैड पावर्स टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको इनकरेक्ट बताना है तो काफ़ी ध्यान से आप बताइएगा कि ये टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करता है। इट हैज़ पावर टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन है कि इट फंक्शन इज टू मेक असेसमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, या नन ऑफ द अबव। तो whichever the option you find the correct, just do comment in the comment section कि which of the following is the incorrect about planning commission of India। planning commission जो है ये इसके बारे में incorrect है। तो ये सारे ही जो options हैं वो करेक्ट के लिए हैं, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। और प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसको सेटअप किया गया था रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू मार्च 1950 में। एक ऑटोनॉमस बॉडी थी विच वर्क क्लोजली विद द यूनियन एंड स्टेट कैबिनेट्स, और इट वाज अ पार्ट ऑफ कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन। और ये टॉप डाउन अप्रोच जो फर्स्ट ऑप्शन था उसको फॉलो करती है, तो टॉप डाउन भी है तो करेक्ट है, तो इसलिए इनकरेक्ट में हमने उसको चूज़ नहीं किया। सेकंड अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो फंक्शंस हैं टू इवैल्यूएट द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेक्निकल एम्प्लॉयज़, और इट हैड पावर टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके पास पावर भी है कि ये फंड्स एलोकेट कर सकता है टू डिवाइज अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज, ताकि कंट्री के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सके। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर एज इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर और एक मेंबर ऑफ सेक्रेटरी होते हैं। अब ये चीज़ नीति आयोग में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है फ्रॉम 2014। Now we are moving toward the third question कि where is the मध्य प्रदेश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लोकेटेड। मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आप आंसर ज़रूर करिए कि मध्य प्रदेश के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पे लोकेट है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज इट इज़ लोकेटेड इन भोपाल।
इसके बारे में बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है ये लोकेटेड है भोपाल में मध्य प्रदेश में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 15 फेब 1976 में। एक सब्सिडरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और इट वाज एस्टैब्लिश विद एन एम टू डेवलप एंड पॉपुलराइज टेक्नोलॉजीज। इसका मेन जो एम था कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए इंडियन एग्रीकल्चर में ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाज फॉर्म ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान इन इंडिया। तो 5th 5-year प्लान के टाइम इसको किया गया था, और इट वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। ये जरूर याद रख लीजिए कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था, तो डॉक्टर JS कन्वर की रिकमेंडेशन पे इस कमेटी को फॉर्म किया गया था। इसके अलावा जो ऑप्शन में ग्वालियर भी था, ग्वालियर जो फेमस है क्रॉकरी आइटम्स के लिए, इंदौर फंक्शंस एज द फाइनेंशियल कैपिटल, और फेमस धुआंधार वाटरफॉल भी जो है लोकेट है वो आपका जबलपुर में है। बाकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है भोपाल में है। तो ये फैक्ट जरूर क्लियर रखेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके 10th यूनिट का पार्ट है। तो उसमें आपको बताना है कि अभी जो है मध्य प्रदेश के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो हेड करते हैं, तो इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश, श्री अवनी वैश्य, गोपाल शरण शुक्ला, बसंत प्रताप सिंह या अजीत राय ज़्यादा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये मेंबर्स वाले क्वेश्चंस, एवरी नाउ एंड देन इट इज़ आस्क इन द एग्जामिनेशन। तो इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए कि कौन सा जो है अभी इलेक्शन कमिश्नर का हेड है। तो द करेक्ट आंसर इज बसंत प्रताप सिंह है, और बसंत प्रताप सिंह जो है ये करंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है मध्य प्रदेश के। और अवनी वैश्य की बात करें तो ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थी मध्य प्रदेश स्टेट की। और अवनी वैश्य की बात करें तो ये जो थे चीफ सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश के 2010 to 12। इकबाल सिंह बैस जो है ये करंट चीफ सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन 15 फरवरी 1994 को हुआ था। और NB लोहानी जो थे वो फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे। इसके बाद गोपाल शरण शुक्ला बने जिन्होंने सेकेंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मध्य प्रदेश के बने 2002 से 2006 तक। फिर अजीत रायज़ादा बने 4th स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और R परशुराम जो थे वो आपके 5th स्टेट थे। और अभी जो है वो बसंत प्रताप सिंह हैं। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 5th क्वेश्चन। ये जो है आपका थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। द सब्सटेंस दैट कॉजेज द मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन। मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन में कौन सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन करता है? स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि द सब्सटेंस दैट कॉजेज द मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन इज स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। और इसकी बात करें तो सल्फर जो है फॉर्म होता है कंबशन ऑफ फ्यूल कंटेनिंग सल्फर, जिनमें भी सल्फर होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता है कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड। और इससे लगभग एक ईयर के अंदर 10 TG नेचुरल सोर्सेज डेवलप करता है। और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से 75 मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये सबसे ज़्यादा होता है। तो द सब्सटेंस दैट कॉजेज द मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है केमिकल फार्मूला SO2 यूज़ करते हैं। टॉक्सिक गैस है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल बर्न मैचेस। और जब आप माचिस जलाते हैं तो उसमें भी आपको सल्फर की स्मेल आती है। जो पंजेंट स्मेलिंग कलरलेस गैस है, प्रोड्यूस मोस्टली फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से नेचुरल फॉर्म में होता है। और ह्यूमन जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब वो बनता है तो उसमें भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड का ही फॉर्मेशन होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज अ रेंज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन दी लंग्स, और इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी तेज होता है लंग्स के ऊपर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 6th क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, इसको भी याद रखेंगे आप। ये थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस होती है इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21 COP21 जो है वो कहाँ हेल्ड हुआ था? मॉस्को में, पेरिस में, बर्लिन में या टोक्यो में? तो ये आपको बताना है। COP21 का जो एक इवेंट हुआ था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज का, वो कहाँ पे हुआ था? द करेक्ट आंसर इज इट हेल्ड इन पेरिस। और इसके बारे में बात करें तो द 21st सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP कहलाता है, जिसका 21st सेशन और 11th सेशन साथ में ही हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का 11th मीटिंग और COP का 21st मीटिंग एक साथ हुआ फ्रॉम 30 नवंबर टू 11 दिसंबर 2015, और ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसके बाद COP22 जो हुआ था ये मोरक्को में ऑर्गेनाइज हो चुका है 2016 में। 2017 में COP23 जो है ये बॉन जर्मनी में हुआ था। COP24 जो है ये आपका पोलैंड में कैटोवाइस में हुआ था। और COP25 जो है ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था। और जो COP26 है दैट विल बी हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना है ये।
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। एक 6 लेन एक्सप्रेस वे इज अनाउंस इन द ईयर अनाउंस इन द मध्य प्रदेश बजट फॉर द ईयर 2018-19। 2018-19 के बजट में मध्य प्रदेश के अंदर 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाने की बात रखी गई थी, और वो किन दो सिटीज़ में बनाने की बात है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो भोपाल एंड जयपुर है, भोपाल एंड दिल्ली है, भोपाल एंड इंदौर है, या भोपाल एंड मुंबई है। तो 6 लेन एक्सप्रेस वे जो अनाउंस हुआ था आपका मध्य प्रदेश बजट में 2018-19 में, जब जयंत मलैया जो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इसको जो है डिक्लेयर किया गया था। तो ये किन दो सिटीज़ को ज्वाइन करने के लिए ये 6 लेन एक्सप्रेस वे बनेगा? द करेक्ट आंसर इज भोपाल एंड इंदौर। तो भोपाल और इंदौर को कनेक्ट करने के लिए जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम जयंत मलैया, उन्होंने जो है अनाउंस किया था कि कंस्ट्रक्शन होगा 6 लेन एक्सप्रेस वे का भोपाल और इंदौर के बीच में, और प्रोजेक्ट में जो है अमाउंट 5000 करोड़ का जो है एलोकेट किया गया था। अपार्ट एक्सप्रेसवे जो बाईपास रोड्स हैं जबलपुर, सागर, ग्वालियर, ओरछा, ये भी प्रपोज किए गए थे अंडर स्कीम से, और टारगेट जो है अनाउंस किया गया है कि 3000 किलोमीटर रोड्स और 150 ब्रिजेस अलॉन्ग विथ रिनोवेटिंग 3500 किलोमीटर रोड इन 2018-19 में, ये चीज़ जयंत मलैया के टाइम डिक्लेयर हुई थी। इसके बाद बढ़ते हैं आज के 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन जो है मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है कि शाहजहां वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टैंडर्ड नेमली माही मरातिब। ये माही मरातिब जो है एक तरीके से आज जैसे हमको भारत रत्न जैसे बोलते हैं कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड है, वैसे ही शाहजहां के टाइम पे जो है उन्होंने पहले एक से मुगल एम्परर बने थे जिन्होंने एक नया स्टैंडर्ड शुरू किया था जिसको माही मरातिब कहा गया, और ये हाईएस्ट ऑनर था जो कि किसी पर्सन को दिया जाता था। और विच ऑफ द इंडियन रूलर यूज टू अवार्ड दिस बिफोर शाहजहां? तो इससे पहले जो है ये आपका इतना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है कौन कौन देते थे? अरब रूलर्स ऑफ सिंध देते थे, या सुल्तान्स ऑफ दिल्ली देते थे, या सूर डायनेस्टी जो दिल्ली की थी वो थी, या सुल्तान्स ऑफ मालवा देते थे? तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपका जो है माही मरातिब के बारे में, ये अवार्ड का नाम माही मरातिब था। द करेक्ट आंसर इज सुल्तान्स ऑफ दिल्ली की जो तर्ज पे शाहजहां ने देना स्टार्ट किया था। शाहजहां के बारे में बात करें तो इनका फुल नेम जो था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, और ये 5th मुगल एम्परर थे जो कि जहांगीर के बाद जो है गद्दी पर आए थे, और इन्होंने जो है काफ़ी टाइम तक रूल किया था, और ये जो है 1658 तक रूल करते रहे, और इन 1632 में इन्होंने पोर्टुगीज़ को भी डिफीट किया था, और इनको जो है औरंगजेब ने सक्सीड किया था। माही मरतेब जो हाईएस्ट ऑनर था मुगल एम्परर में, और ये ऑनर जो था ब्रेवरी स्ट्रेंथ मुगल एम्परर्स जो है देते थे, जो भी हाईएस्ट डिग्नेटरीज होते थे। और दिस ऑनर ऑफ माही मरतेब वाज इंस्टीट्यूटेड बाय मुगल एम्परर शाहजहां, और ये 1632 के अराउंड बनाया गया था। और ये जो सुल्तान ऑफ दिल्ली जो थे दिल्ली सल्तनत में, उनकी तर्ज पे इसको फॉर्म किया गया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 9th क्वेश्चन, और ये जो है आपका कमीशन से रिलेटेड है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय, मतलब पहले जो थी आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक ही थी, उसको रिप्लेस किया गया था नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब से। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? किस अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारी नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी थी उसको सेपरेट करके नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड नेशनल कमीशन ऑफ एसटी बनाया गया? 37th अमेंडमेंट के थ्रू, 88th अमेंडमेंट के थ्रू, 89th अमेंडमेंट के थ्रू, या 92nd अमेंडमेंट के थ्रू? द करेक्ट आंसर इज बाय द 89th अमेंडमेंट के थ्रू इसको जो है बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका याद रखेंगे कि किसके थ्रू बनाया गया है, तो 89th अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो 89th अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 2003 में बाइफर्केट किया गया था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। 89th अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 2003 में बाइफर्केट किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, और इससे अलग अलग कमीशंस बना दी गई। शेड्यूल जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 में किया गया, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338A में किया गया। एंड द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, इसमें एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होते हैं, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं। और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और इन सबको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शैल बी सच एज प्रेसिडेंट में बी रूल डिटरमाइन, जो भी प्रेसिडेंट के रूल होते हैं उसके हिसाब से डिटरमाइन होता है। और चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स जो होते हैं वो 3 साल तक ऑफिस पे होल्ड कर सकते हैं। तो ये अभी न्यूली जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फाइनल क्वेश्चन,
एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन कि दर्पण प्रोजेक्ट जो है ये रिलेटेड किससे है, रूरल एम्पावरमेंट से, रूरल वाटर इरिगेशन से, रूरल पोस्ट ऑफिस से या रूरल हेल्थ से। तो ये आपको बताना है कि दर्पण प्रोजेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, रूरल एम्पावरमेंट, रूरल वाटर इरिगेशन या रूरल पोस्ट ऑफिस या रूरल हेल्थ से। द करेक्ट आंसर इज फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस, कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस के लिए दर्पण प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो ये एक आईटी प्रोजेक्ट है, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, जिससे इंप्रूव की जाएगी क्वालिटी ऑफ सर्विस, एड वैल्यू टू द सर्विस एंड अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है जहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए ये दर्पण चीज शुरू की जाएगी। एंड टू प्रोवाइड अ लो पावर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू ईच branch postmaster which will enable each of approximately 1.29 lakh branch post office to improve the level of services being offered to rural customer। तो ये लगभग 1.5 लाख जो है पोस्ट ऑफिस वहाँ पे खोले जाएंगे स्टेट्स के अंदर। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक वाइडर रीच हो इंडियन जो लोग हैं, और इंडियन लोगों के साथ साथ एमपी के भी लोगों को ये मिल पाए। एंड मोर कस्टमर इंट्रैक्शन चैनल्स, बेटर कस्टमर सर्विस और आईटी इनेबलमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड सपोर्ट फंक्शंस। तो ये एकदम रूरल एरियाज तक दर्पण प्रोजेक्ट को पहुंचाने के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टार्ट किया गया है। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और इस पे जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इस लेक्चर की। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।